यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। Even after rejection of Newland's law of octaves, many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of element with their atomic masses. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के रिजेक्शन के बाद भी ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने एलिमेंट की प्रॉपर्टी को उसके एटॉमिक मास से रिलेट करने की कोशिश की। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू डिमिट्री लेवानोविच मेंडलीव, अ रशियन केमिस्ट। और एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो मेन क्रेडिट है वो डिमिट्री लेवानोविच मेंडलीव को जाता है, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे। He was the most important contributor to the early developments of a periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic masses, and also on the similarity of chemical properties. हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में डिमिट्री लेवानोविच मेंडलीव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे, जहाँ पे उन्होंने एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया है उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के हिसाब से और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से। यहाँ पे डिमिट्री लेवानोविच मेंडलीव के बारे में कुछ लिख रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। When Mendeleev started his work, 63 elements were known. जब मेंडलीव साहब ने अपना काम शुरू किया था तब केवल 63 एलिमेंट्स ही पता थे। He examined the relationship between atomic masses of elements and their physical and chemical properties. उन्होंने सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास, उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को एग्जामिन किया। Among chemical properties, Mendeleev concentrated on compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. और केमिकल प्रॉपर्टी में मेंडलीव साहब ने केवल एलिमेंट्स के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स पर ज्यादा फोकस किया। He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed compounds with most elements. उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव हैं और वो लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाते हैं। The formulae of hydrides and oxides formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification. एक एलिमेंट के द्वारा बनाया गया ऑक्साइड या हाइड्राइड उसकी बेसिक प्रॉपर्टी की तरह काउंट हुआ और वो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में भी कंसीडर हुआ। He then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element. उसके बाद उन्होंने 63 कार्ड्स लिए और हर एक कार्ड पे एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिखा। He sorted out the elements with similar properties and pinned the card together on the wall. उन्होंने एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स के कार्ड को एक साथ दीवार पे पिन कर दिया। He observed that most of the elements got a place in periodic table and were arranged in order of their increasing atomic masses. इसके बाद उन्होंने पाया कि लगभग सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एक जगह मिली और वे सारे एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज हो गए। It was also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties. ऐसा करने के बाद ये भी देखा गया कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करती है, रीअकर करती है। On this basis, Mendeleev formulated a periodic law which states that the properties of elements are periodic function of their atomic masses. और इस आधार पे मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट किया। The properties of elements are the periodic function of their atomic masses. मतलब ये कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। हम पीरियोडिक फंक्शन के बारे में जानते हैं, जैसे कि fx इज इक्वल टू साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। कारण ये कि उसकी प्रॉपर्टी एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करती है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, यह है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यहाँ जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इन्हें ग्रुप्स कहा गया है। और ये जो पीरियड्स हैं हॉरिजॉन्टल रोज, रो 1, रो 2, रो 3, इन्हें पीरियड्स कहा गया है। तो यह है पूरा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे सबसे पहली बार 1872 में एक जर्मन जर्नल में प्रकाशित किया गया था। और भी कुछ बातें हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। 5.2.1 Achievements of Mendeleev's periodic table. While developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. Mendeleev periodic table में कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास
ज्यादा है उसे कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के पहले रख दिया गया है। कायदे से हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे हैं, तो चाहिए था कि कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले रहे और ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट उसके बाद रहे। द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। और ऐसा इसलिए किया गया है कि एक तरह की प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ रखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट एटॉमिक मास 58.9 अपीयर्ड बिफोर निकेल एटॉमिक मास 58.7। यहाँ ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और यहाँ है कोबाल्ट और यहाँ है निकेल। कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93 जैसा कि आप देख सकते हैं, और निकेल का एटॉमिक मास है 58.71। चाहिए था कि कोबाल्ट निकेल के बाद हो, लेकिन कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा गया है क्योंकि इसे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट के ग्रुप में रखा जा सके। लुकिंग एट टेबल 5.4 कैन यू फाइंड आउट वन मोर सच एनोमेली। तो इस टेबल 5.4 में आपको सर्च करना है कि इस तरह का और कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को उसके कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के पहले रख दिया गया है। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, और इसके बाद मेंडलीव साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली स्थान भी छोड़े हैं, कुछ गैप भी छोड़े हैं। Instead of looking upon these gaps as defects, Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. और इन खाली जगहों को, इन गैप्स को अपने पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट के रूप में बताने के बजाय मेंडलीव साहब ने बोल्डली ये प्रेडिक्ट किया कि ये कुछ एलिमेंट्स की जगह मैं खाली छोड़ रहा हूँ और ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो फ्यूचर में चल के डिस्कवर होंगे, अभी ये डिस्कवर्ड नहीं है। मेंडलीव नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमेरल एका टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके खाली स्थान, जिनके गैप्स उन्होंने छोड़े अपने पीरियोडिक टेबल में, उन खाली स्थान का नाम भी उन्होंने रखा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने इसके लिए संस्कृत न्यूमेरल का प्रयोग किया है, एक संस्कृत वर्ड का प्रयोग किया है, और वो वर्ड है एका। फॉर एग्जाम्पल, अगर एल्यूमिनियम के बाद कोई खाली स्थान उन्होंने छोड़ा तो उसका नाम रखा एका एल्यूमिनियम। For instance, scandium, gallium and germanium discovered later have properties similar to eka boron, eka aluminium और eka silicon। तो ये जो eka वाले नाम हैं वो उन खाली स्थान के नाम हैं जो मेंडलीव साहब ने दिए थे। और उसके बाद ये जो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम है ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डिस्कवरी के बाद डिस्कवर हुए हैं और इनकी प्रॉपर्टी मिलती है एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन से। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को प्रूव करती थी। द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज ऑफ द एलिमेंट्स गैलियम विच वाज डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस्ड एका एल्यूमिनियम आर लिस्टेड एज फॉलोज। एका एल्यूमिनियम के जगह पे गैलियम को रखा गया है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। तो एका एल्यूमिनियम की जो प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज थी वो थी कि एका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 68 होगा, उसका फॉर्मूला E2O5 होगा और उसका ऑक्सीजन के साथ, एका एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा E2O5 और क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ECl3। ई यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग एका के लिए। अब इसका जो नाम रखेंगे या जो सिंबल यूज होगा, इंस्टेंस के लिए अभी गैलियम डिस्कवर हुआ जिसने एका एल्यूमिनियम को रिप्लेस किया। तो प्रेडिक्टेड था कि 68 होगा एटॉमिक मास, लेकिन 69.7 है, तो फिर भी अप्रॉक्स है, क्लोज है, तो चलो चलता है। अभी ऑक्साइड के फॉर्मूला की बात करें तो एका एल्यूमिनियम का फॉर्मूला था E2O3 और गैलियम का फॉर्मूला है Ga2O3। तो ये बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। और क्लोराइड के रिएक्शन की बात करें तो ECl3 और गैलियम का होता है GaCl3, तो ये भी सेम है। तो ये एक बड़ी बात थी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को प्रूव करती थी। दिस प्रोवाइडेड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और इस चीज ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के करेक्टनेस को भी प्रूव किया और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के यूजफुलनेस को भी, उपयोगिता को भी दर्शाया। फर्दर इट वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडलीव प्रेडिक्शन दैट लेड केमिस्ट नॉट ओनली टू एक्सेप्ट हिज पीरियोडिक टेबल बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज हिम एज द ओरिजिनेटर ऑफ कंसेप्ट ऑन विच इट वाज बेस्ड। और जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जब फिट बैठने लगे उनके प्रेडिक्शन के हिसाब से, तो ये एक ग्रैंड सक्सेस था मेंडलीव के लिए। और उस समय के जो समकालीन केमिस्ट थे उन्होंने भी मेंडलीव साहब को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल के जनरेटर के रूप में रिकॉग्नाइज किया और उस कंसेप्ट को भी माना जिसपे उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था।
Noble gases like helium, neon and argon have been mentioned in many a context before this. हमने helium, neon और argon की चर्चा इससे पहले भी की है. These gases were discovered very late because they were very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. अभी हम जानते हैं कि ये inert gases हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम पाए जाते हैं और ये रिएक्ट भी बहुत कम चीज़ों से करते हैं. सो इनकी डिस्कवरी बहुत लेट हुई, लेकिन इन एलिमेंट्स को रखने के लिए भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक जगह बन गया. जब इनकी डिस्कवरी हुई एक नया रो बनाकर हमने इन्हें रख दिया. तो ये जो नए डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को नहीं छेड़ा, या फिर इनकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से नहीं हुई कि हमें इन्हें जो प्री मेड पीरियोडिक टेबल है उसे डिस्टर्ब करना पड़े. तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था. यहाँ पे लिखा भी होगा, वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज दैट when these gases were discovered they could be placed into new groups without disturbing the existing order. तो जो ऑर्डर पहले से बना हुआ था उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ी नए एलिमेंट जो डिस्कवर हुए उन्हें रखने के लिए. तो ये तो अचीवमेंट्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के. अभी कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल. हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो अल्कली मेटल की तरह है. अगर आपको नहीं पता कि अल्कली मेटल क्या होता है तो आप एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिए, आपको पता चलेगा. Like alkali metals, hydrogen combine with halogens, oxygen and sulfur to form compounds having similar formulae as shown in example here. और हाइड्रोजन एलिमेंट अल्कली मेटल वाले एलिमेंट्स के तरह ऑक्सीजन से, सल्फर से या फिर हेलोजन से कंबाइन करता है और लगभग उन्हीं की तरह फॉर्मूले देता है. फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है हाइड्रोजन जो कंपाउंड बनाता है क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ वो कुछ इस तरह है HCl, H2O और H2S. और ये जो सोडियम है वो एक अल्कली मेटल है और ये जो कंपाउंड बनाता है क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ वो यहाँ दिया है NaCl, Na2O और Na2S. तो ये सिमिलर है. ये देखिए HCl और NaCl, H2O, Na2O, H2S, Na2S. तो हाइड्रोजन रिजेंबल करता है इस रेस्पेक्ट में अल्कली मेटल्स के साथ. और ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक हेलोजेंस हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्टेड एज डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड इट कंबाइंस विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स. और ऑन द अदर हैंड अगर बात करें हेलोजेंस के साथ रिजेंबलेंस में, तो जैसे कि हेलोजन बनाते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि Cl2 और हाइड्रोजन भी बनाता है H2 एक डायटोमिक मॉलिक्यूल. तो उस रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन वाले ग्रुप के साथ. तो ये एक एम्बिग्विटी थी कि अभी हाइड्रोजन अल्कली मेटल से भी रिजेंबल कर रहा है और हेलोजन से भी रिजेंबल कर रहा है, तो इसे कहाँ रखा जाए. और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इसे रिजॉल्व नहीं किया गया. Certainly no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. और हाइड्रोजन को कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं दिया गया है, इसीलिए हम हाइड्रोजन को भेगाबॉन्ड एलिमेंट भी कहते हैं. भेगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा. आवारा इन द सेंस के हाइड्रोजन का कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं है, वो आपको अल्कली मेटल वाले ग्रुप के साथ भी आ सकता था और हेलोजन के साथ भी आ सकता था. दिस वॉज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. और ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला लिमिटेशन था, सबसे पहली खामी थी. ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजिशन टू हाइड्रोजन इन हिज टेबल, क्योंकि वो हाइड्रोजन को एक करेक्ट पोजिशन असाइन नहीं कर सके थे. Isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic classification of elements. और isotopes हम जानते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं. और आइसोटोप की डिस्कवरी भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन के बाद हुई. तो चूंकि आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी सेम थी, उनका एटॉमिक मास डिफरेंट था और हमने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल में, और केमिकल प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखा है हमने. केमिकल प्रॉपर्टी का ख्याल रखने के लिए एलिमेंट के ऑर्डर को भी चेंज किया है. तो चूंकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो वैसे एलिमेंट्स को कहाँ रखा जाए, ये एक चैलेंज था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का. Thus isotopes of all elements posed a challenge to Mendeleev's periodic law. और उस जो पीरियोडिक लॉ जो उन्होंने स्टेट किया था कि जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक मास का, तो ये उसके लिए एक थ्रेट था. Another problem was that the atomic mass do not increase in a regular manner in going from one element to the next. और एक और प्रॉब्लम ये थी कि जो एटॉमिक मास है हर एलिमेंट का जो हमने अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल में, वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं करता. और इससे समस्या ये आ रही थी कि हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि जो दो गिवन एलिमेंट है उसके बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे.
सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, किन्हीं दो गिवन एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट आ सकते हैं या फिर डिस्कवर हो सकते हैं, ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। तो ये एक ड्रॉबैक था, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हेवियर एलिमेंट्स। और जिस तरह जब एटॉमिक मास बढ़ जाता है तो ये वेरिएशन भी बढ़ जाता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में।